तो बैलेंस बनाने की कोशिश की है गुलाब सिंह दिमाना ने। कभी आप यहाँ देखिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा 2 बार आ चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं। फिर वो जांच में जब जो चीजें आई निकल के सामने तो वो आरोप सही साबित हुए, जिसके आधार पे प्रधान और महासचिव की आजीवन सदस्यता रद्द कर दी गई। इतनी बड़ी संस्था के प्रधान को हटाना बहुत आसान काम नहीं है किसी भी अधिकारी के लिए। पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं बैकडोर से या पीछे से कोई और ताकत है जो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान जाट एजुकेशन संस्था की। जाट एजुकेशन संस्था के प्रधान और महासचिव को डिस्ट्रिक्ट फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार ने बर्खास्त कर दिया है। उनकी आजीवन सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह जो कार्रवाई की गई है इससे पूरे हरियाणा में यानी कि उत्तर भारत में जो जाट संस्था से जुड़े लोग हैं उनमें खलबली मच गई है, क्योंकि प्रधान और महासचिव को हटाया जाना हजारों स्टूडेंटों और सैकड़ों शिक्षकों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब सवाल बड़ा ये पूछा जा रहा है कि जब प्रधान और सचिव जब दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है तो उत्तर भारत की और जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी जाट एजुकेशन सोसाइटी जिसकी अपनी एक लीगेसी है, जिसका एक अपना नाम है, अब वो आगे चलेगी कैसे, इन सारे पहलुओं को आज के खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे। सत्सिंह जी, पहले तो अपन डिस्कस इस बात के लिए करेंगे कि इनको हटाया क्यों है। सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, देखो, कॉलेजियम सदस्य पदाधिकारियों का चयन करते हैं। पहले कॉलेजियम सदस्यों का चुनाव होता है, 105 सदस्यों का चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है वो फिर पदाधिकारी चुने गए थे। तो कॉलेजियम का बहुमत हासिल करने में गुलाब सिंह दिमाना जो है वो सफल हुए थे और उन्होंने प्रधान पद की जिम्मेदारी निभानी शुरू की। 2 साल ही हुए, अभी 2 साल पहले ये चुनाव हुआ था। तो गुलाब सिंह दिमाना पे लगातार जो अन्य पदाधिकारी जैसे कोषाध्यक्ष सुधीर है और जो कॉलेजियम सदस्य नरेश है और बहुत सारे लोग हैं, वो बार बार यही कह रहे थे कि गुलाब सिंह दिमाना और महासचिव नवनीत सिंह मनमानी कर रहे हैं, वित्तीय अनियमितताएं जो हैं वो लगातार इस तरह के आरोप लगाए थे। और जो जैसे सोसाइटी का जो ऑफिस है संस्था का, वो ऑफिस काफ़ी पहले से ही ठीक है, पहले के प्रधान वहाँ पे बैठ के काम करते रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन उस ऑफिस को दोबारा से बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप भी लगे। अपने लोगों को जाट संस्था में नौकरी लगाने के आरोप भी प्रधान बैकडोर। फिर जो कोषाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष के पास ही होती है वित्तीय जो काम किए जाते हैं, वो कोषाध्यक्ष की सहमति के साथ प्रधान, महासचिव और जो कोषाध्यक्ष होता है उन्हीं की रजामंदी से सारे काम होते हैं। लेकिन ये आरोप है कि महासचिव और प्रधान जो कोषाध्यक्ष के जो अधिकार है उनकी भी अनदेखी कर रहे थे, उनका हनन किया जा रहा था। फिर जो संस्था का जो बाइलाज है, जो इनका एक संविधान जो बना हुआ है संस्था का, उनकी भी अनदेखी सरेआम की जाती थी। तो ये जो आरोप जो है ना लंबे समय से चले आ रहे थे। अब संस्था के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को शिकायत की। फिर जिला उपायुक्त ने इससे की जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट फर्म एंड सोसाइटी जो रजिस्ट्रार है उनको जांच के लिए आदेश दिए। फिर वो जांच में जब जो चीज़ें आई निकल के सामने तो वो आरोप सही साबित हुए, जिसके आधार पे प्रधान और महासचिव की आजीवन सदस्यता रद्द कर दी गई। जब आजीवन सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर जो पद होते हैं वो ऑटोमेटिक अपने उससे
उनसे भी तो हटा दिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, बात समझने वाली ये हुई कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, फर्म एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रार ऑफिस है, उन्होंने कार्रवाई की है, तो कोई ना कोई शिकायतकर्ता भी होगा। और क्या सोसाइटीज रजिस्ट्रार ने अपने आप स्वतः संज्ञान लिया है या कोई शिकायत लेके पहुंचा है? क्योंकि जांच तो उसके बाद ही हुई होगी। मुझे याद है कि याद गए तो कल की बात ही है, जो नरेश काड़ा है, उन्होंने बकायदा रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने गुलाब सिंह धीमाना पर और सचिव पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरह से उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हीं की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब संस्थाओं पर इस तरह का कभी कोई अनियमितता का या नियमों के उल्लंघन का या इस तरह से खुलेआम गड़बड़ी के जब जब कोई इस तरह की मामला आएगा तो वो खड़े मिलेंगे। देखो, इसमें सतसिंह जी एक बात और भी हो सकती है। जो आपने बात की ना कि डिस्ट्रिक्ट फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार क्या ऐसे कार्रवाई कर सकता है, उनके पास पूरे अधिकार है कार्रवाई करने के, लेकिन इतनी बड़ी संस्था के प्रधान को हटाना बहुत आसान काम नहीं है किसी भी अधिकारी के लिए। तो पहली कहने बात का तो ये मतलब है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं बैकडोर से या पीछे से कोई और ताकत है जो इस पूरे काम मामले में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार जो है वो कार्रवाई तभी करते हैं जब उनको ऊपर से कोई बड़े आदेश मिले होते हैं। हालांकि ऑफिशियल तो नहीं होते वो, लेकिन अनऑफिशियली उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर हाथ होता है कि आप कार्रवाई कीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे हम। ये तभी इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। अब इसके पीछे कौन है ये तो सबको पता ही है कि ये राजनीति तो है इस पूरे मामले में। हालांकि तो गुलाब सिंह धीमाना ने कहीं हाजिरी लगानी थी, वहाँ हाजिरी नहीं लगाई। गुलाब सिंह धीमाना ने किसी नेता जो अपने आप को रोहतक का नेता कहता है, वहाँ उन्होंने कोई हाजिरी लगाने में कमी रही, कोई चढ़ावा चढ़ाने में कमी रही, वहाँ उनकी ईगो को उन्होंने उतना मसाज नहीं किया। देखो, सब समझते हैं, हालांकि नियमों की तो मैं मान सकता हूँ। आप किसी भी सोसाइटीज को उठा लीजिए, किसी भी इस तरह की संस्था को उठा लीजिए, अगर कमी निकालने पे आएंगे, बाल की खाल निकालेंगे, तो स्वाभाविक है कि हर किसी का एफिलिएशन, सदस्यता कैंसिल होकर के घर बिठाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया, ये जाट एजुकेशन सोसाइटी है और हरियाणा के जो खास करके, हालांकि पूरे इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के जाट रोहतक की जाट संस्था को अपना एक बड़ा वो मानते हैं कि देखो ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, अब तो गर्त में चला गया, लेकिन फिर भी एक लीगेसी तो है ही। देखो, आपने तो यहाँ अगर हाथ डाला है गुलाब सिंह धीमाना पर, तो हमारा पॉडकास्ट का जो एंगल है, क्योंकि अनियमितता तो हमने मान ली वो हुई होंगी, हम गुलाब सिंह धीमाना का कोई वो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बता रहे बहुत बड़ा ऑफिस बनवा लिया, अपने बंदों को सेट किया, ऐसे आरोप हैं, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन इसके पीछे राजनीति तो है। देखो, राजनीति तो लाजमी है, इसके पीछे है। हालांकि जो गुलाब सिंह धीमाना है वो प्योर कांग्रेसी है। अच्छा। पहली बात तो ये है। पीछे जी तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से ही वो प्रधान बने थे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजियम सदस्य ऐसे थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इशारा किया गया था, तो उनको प्रधान बनाने में बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही थी। पहली बात तो ये है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखना चाहेंगे तो जाट संस्था में कोई भी बड़े फंक्शन हुए हैं तो बैलेंस बनाने की कोशिश की है गुलाब सिंह धीमाना ने। कभी आप यहाँ देखिए, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा 2 बार आ चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, और कोशिश हुड्डा साहब ने तो बुलाते ही है वो। कभी जैसे कोई होगा 3 दिन का इवेंट है तो 2 दिन सरकार के नेता मंत्री आ जाएंगे, ग्रोवर साहब को भी बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। लेकिन मुझे इसमें जो एक बात समझ में आ रही है वो ये है कि सतीश नंदल जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं,
वो भी बोहर गांव से है। और इस संस्था में जो ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है वो बोहर गांव के लोगों का ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि कॉलेजियम के जो उन्हीं सदस्य की की जमीन पे संख्या बना है, हुआ है। नहीं, कॉलेजियम के जो मेंबर है उनकी संख्या भी ज़्यादा है बोहर के आसपास, बलियाना, बोहर और इस गांव के लोगों की। गुलाब सिंह दिमाना क्योंकि एंटी पार्टी से है, एंटी गवर्नमेंट और पिछले कुछ समय से मनमानी भी कर रहे हैं, ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं कॉलेजियम के सदस्य, जो जाट संस्था के जो पदाधिकारी है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है किसी लोकल नेताओं की जो है, चाहे उसमें सतीश नंदल हो या मनीष ग्रोवर हो या कोई और नेता हो, उनके साथ मुझे लगता है कि गुलाब सिंह दिमाना की पटरी जो है वो सही नहीं चल पा रही। अदरवाइज अगर ऐसी कुछ बात होती तो ये सस्पेंशन वाली बात है, आजीवन सदस्य वाली बात है, पद से बर्खास्त किए जाने की बात है, ये यहाँ तक की नौबत नहीं पहुँचती। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद उनको वार्निंग दी जाती है, समय दिया जाता है, एक प्रक्रिया होती है। अब तो ऐसा लग रहा है, हालांकि इसकी परतें अभी धीरे धीरे खुलेंगी, क्या पता ये प्रोसीजर उन्होंने निभाया हो, पूरा किया हो, लेकिन अभी तो एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे ये फैसला रातों रात लिया गया है और इसके पीछे कोई मंशा है। और देखिए, जाट एजुकेशन सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। इससे पहले हो चुका है। देखो, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी यहाँ पे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो धर्मवीर सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ के प्रधान थे। और धर्मवीर सिंह हुड्डा का उन्होंने एक 2-3 दिन का एक कार्यक्रम रोहतक में करवाया था और उसमें संस्थाओं के लिए अनुदान लिया गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 3 दिन थे उसमें इतना चंदा संस्थाओं के लिए अनुदान आया था कि आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी इतिहास में किसी भी प्रधान ने इतना पैसा संस्था के लिए एक साथ इकट्ठा किया हो। तब यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने बहुत सारे पैसा अनुदान में दिया था। कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पे थे, उन्होंने लाखों रुपये अनुदान दिए थे। उस टाइम पे विधायक होते थे हसनगढ़ से भाजपा के नरेश मलिक ने तो सबसे ज़्यादा पैसा नरेश मलिक ने संस्था को दिया था और उसमें उन्होंने खाली चेक दे दिया था कि आप संस्था के जितने भी जो पदाधिकारी है वो उचित समझे उतने पैसे इसमें डाल दीजिए। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया कि जैसे 21 लाख रुपये उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नरेश मलिक की तरफ से ये अनुदान दिया गया है। तो नरेश मलिक ने कहा था कि भाई मैंने तो खाली ब्लैंक चेक भर के दिया था, ये तो बहुत कम पैसा इन्होंने लिया। तो उन्होंने 51 लाख रुपये अपनी तरफ से बाद में अनाउंस की थी कि भाई मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, ये तो इन्होंने कम लिए। तो उस टाइम पे ऐसी होड़ लगी थी चंदा देने के लिए संस्थाओं में। लेकिन उसके तुरंत बाद आप देखोगे कि धर्मवीर हुड्डा के चुनाव पर भी रोक लग गई थी। उनको आज तक संस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार आज भी नहीं है और काफ़ी हज़ारों की संख्या में वोट जो है वो काट दी गई थी। उसके बाद वो कभी संस्थाओं में आप देखते होंगे कि कभी सक्रिय नहीं रहे। फिर उसके बाद लंबे समय बाद इलेक्शन हुए जाट संस्थाओं के, तो मास्टर सुरेंद्र सिंह जो बोहर गांव से ही है वो प्रधान बने। तब भी ये हुड्डा की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन पर भी गंभीर आरोप लगे और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको भी पद से हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस समय भी पॉलिटिक्स हुई होगी उनके साथ। तब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी और कांग्रेस के समय में ये प्रधान बने और थे। अब तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई है। तो जाट एजुकेशन सोसाइटी में कोई अकेले एक समाज के बच्चे तो पढ़ते नहीं, इसमें तो सर्व समाज सर्व धर्म सबके बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह के जब बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो उसका प्रभाव संस्थाओं की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर पड़ना लाजमी है, चाहकर ना चाहकर। जितने भी नए कोर्सेज हैं, नए जो भी और डिसीजंस हैं, टीचर्स की सैलरी है और कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और अभी तो जब हम दिल्ली रोड से गुजरते हैं जाट एजुकेशन सोसाइटी के सामने से, एक बड़ा सा जो हमारा ऐतिहासिक प्लेग्राउंड है
उस पर कुछ काम भी चल रहा है। अब अगर मुझे लगता है कि शायद वहाँ भी काम अटक जाएगा, और वो पता नहीं ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी नॉलेज में भी नहीं होंगे। इसमें जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके वेतन पे संकट आ जाएगा। जो वित्तीय काम जो चले जा रहे, निर्माण कार्य जो चल रहे हैं यहाँ पे संस्थाओं पे, उन पे भी ब्रेक लगेगा। हालांकि यहाँ के जो उप प्रधान है धर्मराज, जो पूर्व में सरपंच भी रहे हैं मदीना गांव के, उनको कार्यकारी प्रधान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम से वो एक्शन मोड में आके और काम जो कंटिन्यूस उनको कर पाएंगे। और आज मैं सत्सिंह जी बात हम करें जाट संस्था की, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं जितनी भी है, किसी भी संस्था को आप एक बार आप उन पे नज़र दौड़ाइए, वहीं पे सब में पॉलिटिक्स है। वैसे एजुकेशन सोसाइटी तो अग्रवाल समाज की संस्था है और कहते हैं बड़े दानी होते हैं, बड़ा बहुत कुछ उनके संस्थाओं के लिए करते हैं समाज के लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो वैसे एजुकेशन सोसाइटी में भी आपस में इतनी खींचतान है। पिछले दिनों जो प्रधान थे उनको भी हटा दिया गया था, फिर वो कोर्ट से अपना फैसला अपने हक में लेके आए, उसके बाद फिर प्रधान बने। इससे पहले एक बार मनमोहन गोयल प्रधान होते थे, जो पूर्व में मेयर भी रहे हैं, उन्होंने भी समय से पहले ही इस्तीफा दे के संस्थाओं से दूर होना पड़ा। ऐसे ही आप देखोगे गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं जो है 10 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, वहाँ पे अभी तक चुनाव नहीं हुए, संस्था के चुनाव नहीं हुए हैं प्रबंध कार्यकारिणी के। तो वहाँ पे भी आपस में नेताओं में खींचतान है। सैनी एजुकेशन सोसाइटी की बात कर लीजिए, चाहे विश्वकर्मा एजुकेशन सोसाइटी की बात कर लीजिए, कोई भी बड़ी ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पे ये विवाद ना हो, आपसी खींचतान ना हो। इसके पीछे क्या मंशा इनकी रहती है, मुझे लगता है कि इनके निजी इंटरेस्ट जो है वो हावी है, इसलिए संस्थाओं में इस तरीके के विवाद है। स्वाभाविक राजनीति होना स्वाभाविक है, लेकिन एक और भी बड़ा मसला है। चूंकि आज हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से जाट एजुकेशन सोसाइटी में नई वोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है, नई एंट्रीज की जो प्रक्रिया है, वो नहीं खोली गई है। और उसके पीछे एक साफ साफ जो मंशा नजर आती है, कुछ चुनिंदा लोगों का जो वर्चस्व है, कुछ परिवारों का जो वर्चस्व है, वो टूट जाएगा। क्योंकि अगर नई वोट बनेंगे तो आज हम 2026 में है, मुझे लगता है कि नई वोट बने ओपन बहुत लंबा, कई दशक हो गए हैं। और इस तरीके से आप ये मानिए, अगर नई वोट हो तो नया ब्लड, नए लोग संस्था के साथ जुड़ेंगे, उनका एक अटैचमेंट होगा, वो यहाँ कंट्रीब्यूट भी करना चाहेंगे किसी ना किसी रूप में। अगर इसको एक बड़े लेवल पर लेके जाना है तो ये भी मत का अधिकार जो है वो देना चाहिए, ताकि सही लोग प्रेसिडेंट या बाकी जो की पोस्ट है उस पे आ सके। सत्सिंह जी, इसमें एक और भी बड़ा फायदा होने वाला है कि अगर आप वोटिंग अधिकार, आप जैसे नई वोट बनने के लिए प्रक्रिया शुरू करते हैं तो संस्थाओं में बहुत अच्छा खासा फंड भी आएगा। क्योंकि मेंबरशिप की जो फीस होती है वो 1100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये तो होनी ही चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो संस्थाओं में अपना कंट्रीब्यूट भी करें और फिर अटैचमेंट भी होती है। अपना एक वो होता है, उनको लगता है कि मेरी संस्था है, मैंने योगदान दिया है, और अच्छे लोगों को मौका मिलेगा। अब तो क्या है कि कुछ चुनिंदा परिवार हैं, वो घूम फिर के वही लोग आगे आ जाते हैं। तो सही लोग, पढ़े लिखे लोग, ऐसा ना हो प्रधान बनते अपना बड़ा ऑफिस बनवा लिया, बड़ी कोठियां बन रही हैं, अपने गांव वालों को लगा लिया, अपने रिश्तेदारों को लगा लिया। मतलब ये संस्थाएं निचोड़ने के लिए नहीं है, सींचने के लिए है। तो साथियों, जाट एजुकेशन सोसाइटी में प्रधान को और महासचिव को, दोनों को हटाया गया है। अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रधान और महासचिव के क्या दोबारा इलेक्शन होगा, वो सारी चीजें हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक उसके बारे में कोई नया अपडेट उपलब्ध नहीं है। नमस्कार।